नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत ने अंतरिक्ष में हासिल की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि। इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने की 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग। ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बना भारत। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा, आप और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दाखिल कर रहे हैं नामांकन। रोड शो और सभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास जारी। सिंगापुर के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। आज शाम प्रधानमंत्री से मुलाकात का है कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान वडनगर में 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज बतौर राष्ट्रपति दिया अपना आखिरी संबोधन। इजराइल और हमास संघर्ष विराम को बताया अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि। और खबरों की शुरुआत करते हैं इसरो के एक और बड़े परचम से जो लहराया गया है स्पेस क्षेत्र में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, उसने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग की सफलता हासिल की। इसके साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। अमेरिका, रूस और चीन इस सूची में पहले शामिल देश हैं। इसरो ने स्पेडेक्स सैटेलाइट की डॉकिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो ने बताया कि दोनों सैटेलाइट्स की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाने की कोशिश सफल रही। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे अंतरिक्ष यान को पकड़ने में सफलता मिली। साथ ही वापसी की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेडेक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर इसरो को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, उपग्रहों के अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। ये आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशंस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पेडेक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरे होने पर इसरो को बधाई दी। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, इसरो को बधाई, आखिरकार हमने कर दिखाया। स्पेडेक्स ने अविश्वसनीय डॉकिंग को पूरा किया और ये पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय डॉकिंग सिस्टम है। ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान सहित महत्वाकांक्षी भविष्य के मिशन के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री का निरंतर संरक्षण उत्साह को बढ़ाता रहेगा। स्पेडेक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर इसरो अध्यक्ष के डॉक्टर वी नारायणन ने टीम इसरो को बधाई दी है। स्पेडेक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई ने पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले वर्षों में इस डॉकिंग का बहुत महत्व होगा। साथ ही ये चंद्रयान 4 मिशन में बहुत मददगार साबित होगी। I congratulate the entire team which made this to happen, so that even beyond ISRO, the whole India is now really feeling really happy, because not only we landed on the moon and gone to the Mars, now we are shown in the space we can do satellites, or 2 small satellites docking together. It's something great work the people have done. Congratulate the whole team, and definitely this docking will have its own thing in the coming years. Chandrayaan 4 itself, this requirement is there. I think this will help a lot more.
और इसरो की इसी सफलता पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता रितेश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इसरो ने सफलतापूर्वक रितेश कहीं ना कहीं इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, चौथा देश बनाया और ऐसे में चंद्रयान 4 के लिए भी ये सफलता नए कीर्तिमान गढ़ते हुए कि अभी फिलहाल तो बताया जा रहा है कि कंप्लीट हुई है। हमें एक और चरण इसमें देखना होगा, जो कि दूसरा चरण ये होता है कि अनडॉकिंग की प्रक्रिया। अब अनडॉकिंग की प्रक्रिया जब जैसे ही कंप्लीट होगी तो एक सफल प्रयोग हो जाएगा हमारा, और आगे आने वाले दिनों में 2035 जो हमने अपना लक्ष्य रखा है कि भारत का अपना एक अंतरिक्ष केंद्र हो, तो वो सफलतापूर्वक उसकी प्रयास से हमारा ये पहला कदम अब सफल साबित हुआ है। और आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि कई और ऐसी चीजें हैं जो स्पेस रिसर्च और साइंस के फील्ड में अनभिज्ञ हैं, लोगों को मालूम। जैसा कि एक उदाहरण मैं बताऊं कि जो दवाइयां, जो चीजें यहां तैयार की जाती हैं, जो एक टैबलेट हमने तैयार किया, वो यदि प्रयोग अगर अंतरिक्ष में हो तो जो एक टैबलेट हम खाते हैं तो उसका एक कोना भर ही हमारे लिए पर्याप्त होगा। और वो कैसे सफलतापूर्वक वहां स्पेस में किया जाता है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। रही बात जो पूर्व चेयरमैन थे इसरो के, उन्होंने भी ये बताया था कि अंतरिक्ष में खेती किसानी कैसे की जाए, वहां कैसा इसका सफल प्रयोग हो, मेडिसिन कैसे तैयार हो, प्रभावी मेडिसिन, जैसे कैंसर के रोग के लिए कैसे प्रभावी मेडिसिन तैयार किए जाएं। कई ऐसे रोग हैं जिनका अभी तक दवा तैयार नहीं किया गया, तो कई ऐसी चीजें हैं आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। और इसरो सिर्फ अकेले यहाँ नहीं, इसरो अब कई और अन्य विभागों को भी अपने साथ लेकर के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने की योजना में है। और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में हम क्या और कर रहे हैं। रितेश, लेकिन इसमें यहाँ पर एक अहम बात ये भी है कि ऑटोमेटिक रूप से ये जो तकनीक है, ये यानों को एक साथ जोड़ने में मददगार साबित होती है। मतलब मसलन मानव या मानव सामग्री इसे ले जाने के लिए कैसे स्थानांतरित करना है, वो जो अब स्थानांतरण है, यानी उस प्रक्रिया को जो कि जटिल मानी जाती थी, वो अब सुगम हो जाएगी। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो अब तक इस प्रक्रिया को सिर्फ यूएस, चाइना, रूस जैसी कंट्रियों ने किया था, और भारत अब एक चौथा विश्व का देश हो जा रहा है जो इन सब चीजों को करेगा। और ये देखना है कि जो जटिल प्रक्रियाएं थी, वो अनडॉकिंग और डॉकिंग की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाए। जैसे अब डॉकिंग हुआ है, अनडॉकिंग देखना होगा कि अनडॉकिंग कैसे हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों की बात है कि डॉकिंग के बाद या कुछ घंटों की बाद, ये स्पेस अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। वैसे लॉन्च के बाद ही ये चीज तो स्पष्ट कह दी गई थी कि हम जो है 10 दिनों के अंदर में देखने को मिल जाएगा कि हमें ये डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया। तो अभी डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हुई है, अनडॉकिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। और इसके बाद एक चीज तो है, चंद्रयान जैसे मिशन, कई और मानव रहित यान और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो अपना भारत का स्थापित करने का जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, इन सब चीजों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं रितेश, तो अपने आप में भारत कई देशों से ज़्यादा हम मान सकते हैं डेवलप्ड है। और इस लिहाज से ख़ास तौर पर जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं इस पूरे सेक्टर में, कि इस तमाम जो मिशंस चलाए जाते हैं इसरो द्वारा, वो भारत की स्पेस शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। और पिछले कुछ सालों में हमने स्पेस रिसर्च साइंस की फील्ड में कई ऐसे प्रयोग किए हैं जो कि अपने आप में एक अनोखा और नया है। कई ऐसी चीजें हैं, जैसे एक हमारा जो मिशन हमने पिछले साल के शुरुआत में ही किया था, और उस शुरुआती में 1 जनवरी को ही, और उस मिशन का यह लक्ष्य था कि हम कैसे अपने आप को नेविगेशन चीजों को देखें। तो अब एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तब हमने यूएस से मदद मांगी थी कि हमें नेविगेशन दिया जाए कि कैसे हम जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्री हुई थी अपने कारगिल के क्षेत्र में, तो उसको पता कर सके। उस टाइम अपने पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। अब अपने पास ऐसी यही तकनीक नहीं, ऐसे कई और तकनीक हैं जो आने वाले दिनों में हमें
और आगे स्पेस साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में और आगे खड़ा कर रही हैं और कई देशों से अनोखा प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ ये जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सोमनाथ जी से जब बात हुई थी तो कई ऐसे क्षेत्र हैं और कई ऐसे विभागों को इसरो जो है साथ ला करके स्पेस साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में काम करने को तैयार है। तो ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि डॉकिंग का जो चरण सफलतापूर्वक पूरा किया है इसरो द्वारा, अनडॉकिंग की प्रक्रिया को भी हम इसी गौरवशाली क्षण के साथ पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और स्पेस के बाद अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। आज कई पार्टियों के दिग्गज अपना नामांकन भर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से, गोपाल राय बाबरपुर सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं गांधीनगर विधानसभा से भाजपा के अरविंदर सिंह लवली कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं। डॉक्टर अनिल गोयल और मोतीनगर से हरीश खुराना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में अपने नामांकन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वहीं नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस के संदीप दीक्षित, चांदनी चौक से मोदित अग्रवाल और सीमापुरी विधानसभा से राजेश लिलोठिया आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीते दिन भी दिग्गज नेताओं ने नामांकन से पहले पदयात्रा, रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के नई आबकारी नीति मामले पर बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा था कि अगर वो दिल्ली में सत्ता में आई तो नई आबकारी नीति फिर से लागू की जाएगी, और इसे लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस आबकारी नीति की वजह से करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ, कार्टलाइजेशन हुआ, कालाबाजारी हुई, आम आदमी पार्टी उस नीति को फिर से लाना चाहती है। आपको घेरते हुए संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर कई सवाल उठाए। करोड़ों के घोटाले हुए, हजारों करोड़ों रुपए गबन किए गए, ब्लैक मार्केटिंग हुई, जिसके कारण कार्टलाइजेशन हुआ, जिसके कारण जिन लोगों को ठेका नहीं देना था, मोटा रकम लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने करप्शन के माध्यम से उनको ठेका दिया। और इतना ही नहीं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में एक तरह से दिल्ली में शराब की ठेके खोले गए, शराब की दुकान खोले गए। मगर उसी शराब नीति को फिर से पुनः लागू करनी चाहती है आम आदमी पार्टी। और आतिशी मार्लेना जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कल इसे बताया है। अरविंद केजरीवाल जी को इसमें सफाई देनी चाहिए। भाजपा नेता शाजिया एलबी ने आबकारी मामले में एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को हर कानूनी कार्रवाई से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की ईडी को मंजूरी दी तो मुकदमा चलता रहेगा। जेल के बाद बेल मिली है और बार बार केजरीवाल जी और उनके साथियों के ये कहने के बावजूद कि भाई चार्जशीट कहाँ है, और चार्जशीट हो गई है तो केस की सुनवाई कब हो रही है। जब आखिरकार अब सुनवाई हो रही है तब फिर से तकलीफ हो रही है केजरीवाल जी को। तो जब सुनवाई हो रही थी तब दिक्कत थी, जब घोटाला हुआ था और उस पर कार्रवाई हो रही थी तब तकलीफ थी, जब जेल हुआ तब तकलीफ थी, जब बेल पे निकल आए तब ये सवाल था कि भाई मुकदमा कब चलेगा। अब जब मुकदमा चलने के लिए इजाज़त मिल गई है, क्योंकि मुकदमा तो चलना है और यही ऐसी देश चलता है, तो फिर से तकलीफ हो रही है आम आदमी पार्टी को। मतलब वो पार्टी जो जिसके बारे में सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2026 करोड़ का शराब की आबकारी नीति में घोटाला हुआ है, वो पार्टी को फिक्र इस बात की है कि भाई मुकदमा क्यों हो रहा है। जो जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, चार्जशीट होती है, मुकदमा होता है। और साथ ही भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के घोटाले सामने आते जा रहे हैं। फ्रॉड और धोखाधड़ी के जो तमाम उन पर आरोप हैं वो कानून से अब बच नहीं सकते। देखिए, अगर गलती की है तो उसके परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। और परत दर परत घोटाले आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के, उनके नेताओं के सामने आते जा रहे हैं।
और ये तो एक प्रक्रिया है जो सिस्टम की प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि अब उनको भी इस बात को स्वीकारना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके के फ्रॉड किए हैं या इस तरीके की धोखाधड़ी करी है। ये बात सही है कि कानून से कोई बच नहीं सकता, कानून के हाथ लंबे होते हैं। और दिल्ली विधानसभा की चुनावी बिसात को समझने के लिए न्यूज़ रूम से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार। धीरज, कांग्रेस और आप की जो ये नूरा कुश्ती चल रही है, और अभी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हम लगातार देख रहे हैं कि दिग्गज नामांकन भर रहे हैं, इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, स्थिति तो वैसी ही बनी थी कि जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में कमर कस के उतरी थी, तो ऐसा जरूर लग रहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय होगा। लेकिन कहीं कहीं जाकर दिखता है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय नहीं होकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई बन जाती है। इसको समझने के लिए हम जो सीलमपुर में जो राहुल गांधी की जो रैली होती है, उस रैली से इस मुद्दे को हम समझ सकते हैं। सीलमपुर में जिस तरीके से राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी को घेरना चाहिए था, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना चाहिए था, 2013 में जो शीला दीक्षित के ऊपर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए थे उसकी चर्चा करनी चाहिए थी, दिल्ली में यमुना की प्रदूषण की चर्चा करना चाहिए थी, भ्रष्टाचार की चर्चा करना चाहिए थी, स्वास्थ्य के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक में जो करप्शन हुआ और जिस तरीके से दिल्ली की जनता को शिक्षा के नाम पर गुमराह किया गया उसकी चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी उन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरते नज़र नहीं आए। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जो कुछ सीटों पर जो कांग्रेस की जो लड़ाई है, उस सीटों पर कांग्रेस फोकस करके बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी को वॉकआउट देना चाहती है। उस मामले को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जबकि अरविंद केजरीवाल से ये राहुल गांधी की रैली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो कांग्रेस बचाने के लिए काम कर रहे हैं और हम देश बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों पार्टियों की आपसी नुरा कुश्ती है, क्योंकि जिस तरीके से जो हमलावर होकर संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में उतरे, चाहे अलका लांबा चुनावी मैदान में उतरी, या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो देवेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे, तो उसका जो संपूर्ण जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा दमखम बाकी सीटों पे नहीं दिखता है। जी धीरज, लेकिन अब कांग्रेस तमाम वो बातें गिनवा रही है जिससे कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम घोटालों की बात कर रही है, यमुना नदी की सफाई की बात की जा रही है, लेकिन ये तमाम बातें तब कहाँ थी जब वो लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। जो नूरा किस्त की बात की, ये सवाल हमने जो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से पूछा और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से भी पूछा। हमने साफ तौर पर ये पूछा कि अभी आप आम आदमी पार्टी पर हमलावर थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप एक साथ दोनों पार्टियां गलबहिया मिलाकर चुनाव लड़ रहे थे। और हम दिल्ली की ही बात कर लें तो दिल्ली के पैटर्न पर जिस तरीके से दोनों पार्टियाँ भाजपा को हराने के लिए एक साथ मुहिम में उतरी थी, जो कि नाकाम साबित हुई, तो ये ज़रूर है कि दोनों पार्टियां अपने अपने फ़ायदे के लिए ये जो चुनावी कदम उठा रही है। और जिस तरीके से इस चुनाव में हम इंडिया ब्लॉक को बिखरते हुए देख रहे हैं, और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो स्वार्थ की राजनीति के चलते जो हरियाणा में या बाकी राज्यों में उनका गठबंधन हो जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन हो जाता है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में दोनों पार्टियाँ अलग अलग चुनाव लड़ रही है। और जहाँ तक आपने मुद्दे की बात की, तो ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रही है, लेकिन जिस तरीके से और जिस मजबूती से आम आदमी पार्टी को घेरना चाहिए, उस मजबूती से जो दिल्ली की बाकी सीटों पर, बाकी विधानसभा सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरती नजर नहीं आ रही है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस हमलावर होना चाहती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के मन में ये भी है कि आम आदमी पार्टी को अगर किसी तरीके की सवाल धीरज यहाँ पर सवाल धीरज ये भी उठता, बिल्कुल सवाल धीरज ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस इसलिए आप पार्टी पर हमला कर रही है क्योंकि जो मौजूदा वोट बैंक है वो आप पार्टी के पास है, और बीजेपी का जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, वो स्ट्रांग है, उसे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। इस शिफ्ट को अपने पाले में लाने के लिए इस तरह की जो बयानबाजी है वो की जा रही है। बिल्कुल, अगर हम वोट बैंक की बात कर लेते हैं, तो अगर हम जो लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में लगभग
56% जो वोट है वो मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको लगभग 35 से 38 के प्रतिशत के आसपास उनको मतदान मिला था। लेकिन अगर हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 53% जो वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिले थे, और कांग्रेस का जो ग्राफ है वो गिरकर 4.26% वोट बैंक पर रह गया था। तो जाहिर सी बात है, जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस का वोट बैंक एक तरीके से शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी में जाकर शिफ्ट हो जाता है। कांग्रेस की ये कोशिश है कि उनका जो लूटा हुआ धरातल है, उनका उनकी जो सियासी जमीन, जो पुरानी सियासी जमीन रहे, उस सियासी जमीन को वो किसी तरीके से बचाएं उसको। इसलिए जो बार बार कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो बार बार ये इस बात का, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और जब आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, तभी उनका बयान आया कि आम आदमी पार्टी अभी घोषणा कर रही है कि हम अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हमने तो लोकसभा चुनाव के बाद ही घोषणा कर दिया था कि अब हम विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा धीरज ये भी आ जाएगा कि अगर आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनावों में बहुमत से पीछे उठती है, क्योंकि कई विश्लेषकों का मानना है कि हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा हो, तब क्या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी? खैर, ये तो बातें हैं और खासतौर पर इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वहीं वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अब खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान वडनगर को अब आधुनिकता के साथ हम कदम ताल करते हुए देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज वडनगर में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान वडनगर में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। पुरातत्व अनुभव संग्रहालय भारत का अपनी तरह का पहला संग्रहालय है, जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के सहयोग से तैयार किया है। 4 मंजिला संग्रहालय लगभग 12,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा पर एक फिल्म का भी विमोचन करेंगे। गुजरात के प्राचीनतम जीवंत शहर वडनगर का इतिहास बहुत ही भव्य है। 2500 से अधिक वर्षों से लगातार आबाद रहने वाला ये शहर 7 अलग अलग राजवंशों के अधीन रहा है। वडनगर प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण हिंदू, बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्मों के संगम का एक जीवंत केंद्र था। ये शहर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का अनमोल खजाना है। वडनगर के लगभग 4500 वर्ष पुराने शर्मिष्ठा तालाब का भी विकास किया गया है। पर्यटकों के लिए यहाँ बोटिंग की सुविधा भी विकसित की गई है और ओपन एयर थिएटर का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा राग मल्हार गाकर तानसेन के शरीर की जलन को शीतलता प्रदान करने वाली वडनगर की 2 बहनों ताना और रीरी की स्मृति में प्रतिवर्ष ताना रीरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में की थी। इसका लोकार्पण हो रहा है माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा, जिसमें शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। प्रेरणा का मकसद था एक नई युवा पीढ़ी को इस तरफ मोड़ना कि वो देश के प्रति क्या अपना उनका कर्तव्य है और वो क्या योगदान दे सकते हैं। तो ये 9 वैल्यूज पे आधारित प्रोग्राम है। वडनगर में केंद्रीय गृह मंत्री 72 करोड़ रुपए की लागत से तैयार प्रेरणा संकुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने इसी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्कूल को भविष्य के आधुनिक शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया है। स्टडी टूर के तहत देश के सभी जिलों से छात्र यहाँ 1 सप्ताह के लिए पढ़ने आते हैं।
अब तक देश के कई हिस्सों से छात्रों और शिक्षकों का 36 समूह पढ़ने के लिए आ चुका है, जिनमें 720 छात्र और 360 शिक्षक शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वडनगर में कुल 34,235 वर्ग मीटर क्षेत्र में 33.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और विकसित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करेंगे। इस खेल परिसर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, एस्ट्रो टर्फ, फुटबॉल मैदान सहित मिट्टी में खेले जाने वाले खेलों जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल और खो-खो के लिए कोर्ट का निर्माण किया गया है। वडनगर में अमित शाह प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बॉलीवुड से एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है। घर में एक अज्ञात शख्स ने सैफ अली खान पर देर रात धारदार हथियार से हमला किया। कल देर रात एक अज्ञात व्यक्ति ने अभिनेता सैफ अली खान के आवास में घुसकर वो उनकी नौकरानी से बहस कर रहा था। ऐसी थ्योरी सामने आ रही हैं। जब अभिनेता ने हस्तक्षेप किया तो उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की तो उनके शरीर पर वार किया गया। अस्पताल के सीईओ के मुताबिक एक्टर को मुंबई के लीलावती अस्पताल में सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच 6 चोटों के साथ भर्ती करवाया गया, जिसमें से एक चोट उनकी रीढ़ के हड्डी के बहुत करीब थी। हमला किसने किया, क्यों किया, इसका पता नहीं चल पाया है और फिलहाल अभी जांच जारी है। खबर संभल से, जहां प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, प्रशासन वहां बुलडोजर लेकर पहुंच रहा है और लगातार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराने का काम कर रहा है। बीते दिनों प्रशासन ने शाही जामा मस्जिद की जर्जर दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद जामा मस्जिद कमेटी ने खुद जर्जर दुकानों को तोड़ा। वहीं अब संभल नगर पालिका प्रशासन की ओर से 123 ऐसे भवन और दुकान स्वामियों को नोटिस जारी किए गए, जिनके मकान और दुकान जर्जर हालत में है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिए गए प्रावधानों के तहत उन्होंने पूरे शहर में सर्वे करवाया, जिसमें 123 भवन और दुकान के स्वामियों को नगर पालिका की ओर से नोटिस जारी किए गए, जो जर्जर हालत में है और उन्हें जान माल की हानि का खतरा हो सकता है। नोटिस के तहत कहा गया कि अगर दुकान और भवन स्वामियों ने नोटिस के निर्देशों के तहत इन जर्जर दुकानों और भवनों को खुद नहीं तोड़ा तो नगर पालिका की ओर से इन्हें तोड़ने का काम किया जाएगा। नगर पालिका अधिनियम 1916 के विहित प्रावधानों के तहत हमने पूरे शहर में सर्वे कराया अपनी टीम लगा के कि ऐसे कितने भवन, कितने दुकानदार, कितने ऐसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जो जर्जर है, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। तो जान माल की हानि से बचने और जर्जर भवनों को स्वतः ही हटाने के लिए संबंधित भवन स्वामी और जो भी विक्रेता गण हैं, जो भी वहाँ अध्यासी हैं, उन सभी को नोटिस जारी किया गया है। लगभग 123 नोटिस पालिका की तरफ से ऐसे जर्जर भवन के भूस्वामियों को दिए गए हैं। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर केमिकल से भरा एक टैंक अनियंत्रित होकर पलट गया। जिला कोटपुतली बहरोड में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर रात 2:30 बजे पनियाला थाना क्षेत्र में एक केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पनियाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौका स्थल पर ट्रेन की सहायता से जब टैंकर को सीधा खड़ा किया जा रहा था, तभी टैंकर से निकल रहे केमिकल ने आग पकड़ ली। दुर्घटना में 2 क्रेन जलकर राख हुई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से राजमार्ग पर कई किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक को रुकवा दिया गया था, जिसकी वजह से लंबा जाम भी लगा। 10 दमकल की सहायता से 3 घंटे में केमिकल से भरे टैंकर पर लगी आग पर काबू पाया गया। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई। तो तीर्थ नगरी प्रयागराज में देश विदेश के श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वो पहुंचे हैं और अब तक महाकुंभ में कई करोड़ श्रद्धालु पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी पर स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण इंतजाम किए। इसी क्रम में भारी भीड़ के मद्देनजर लोगों के बिछड़ने की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटराइज्ड खोया पाया केंद्र जो डिजिटल केंद्र हैं उनकी स्थापना की थी। महाकुंभ शुरू होने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं के जरिए लगातार
मदद मांगते हुए इन डिजिटल सेंटर्स पर आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर किसी पीड़ित को अगर अधिकारी उसके परिवार से नहीं मिलवा पाते हैं तो उन्हें प्रशासन अपने खर्च पर उनके घर पहुंचाता है। इस संबंध में महाकुंभ अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि मेला क्षेत्र सेक्टरवार चिन्हित करके खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। जो बिछड़ जाते हैं उनके खाने पीने का इंतजाम, पहनने के लिए गर्म कपड़े भी दिए जाते हैं। जगह जगह जो हमारे चिन्हित स्पॉट्स हैं वहाँ पर हम लोगों ने डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड बनाया है जो AI इनेबल्ड है, और वहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं, लोग जैसे बिछड़ जाते हैं तो उनको रहने के लिए उनको कपड़े, जो गर्म कपड़े चाहिए, उनके खाने पीने का इंतजाम, वहाँ साइकोलॉजी के भी लोग रहते हैं जो वो काउंसलिंग उनकी करते हैं ताकि वो परेशान ना हो। इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष वहाँ व्यवस्था की गई है, उनके खेलने का सामान है, उनका खाने पीने का लुक आफ्टर किया जाता है, बहुत अच्छे से केयर करने के लिए भी लोग हैं। तो कुल मिला जुला के उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनको, सबसे पहले तो उनको विश्वास दिलाना रहता है कि भाई आप परेशान मत होइए, आपके परिजन मिल जाएंगे। कोई भी केस ऐसा नहीं है कि जो हम उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स से या लोगों को उनके संबंधियों से मिला ना पाए हों। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और जनता को पहली बार संगम स्नान के बाद बड़े हनुमान जी का मंदिर अभूतपूर्व ढंग से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर को अपने प्रयागराज के ऐतिहासिक दौर में हनुमान मंदिर कॉरिडोर को देखने के बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर की पूजा की थी। और कैसा बदलाव हुआ है नए कॉरिडोर के बनने के बाद, देखिए अजय मिश्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणम्। मैं इस वक्त हूँ हनुमान मंदिर कॉरिडोर में, और आप देख रहे हैं कि वो जो कॉरिडोर का हिस्सा है वो नया एंट्री गेट बनाया गया है। और पहली बार ये एंट्री गेट बनाया गया है कि पहले दोनों ही तरफ से जो यात्री थे वो आया किया करते थे। अब देखिए आप कितने लोगों की लाइन लग रही है, और एक साथ लाखों लोग यहाँ पर इस परिसर में दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर चित्रकारी की गई है, राम नाम अंकित किया गया, और हनुमान जी के अलग अलग जो चित्रण है वो यहाँ पर भित्ति चित्रों में दिखाई देते हैं। तो आराम से जो दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं वो इन चित्रों के माध्यम से श्री हनुमान जी की महिमा और उस कथा को याद करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप देख रहे हैं कि लंबी लाइन है, विश्व में एकमात्र लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो कि यहाँ पर भारतवर्ष में जब भगवान श्री राम लौटे श्रीलंका से दिग्विजय करने के बाद में, तो यहीं पर हनुमान जी ने कुछ समय के लिए विश्राम किया था, और ये उनका विश्राम स्थल कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर, और हमारे कैमरा सहयोगी श्री सुमन आपको दर्शन करा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। भीड़ लगी हुई आप देखिए, यहाँ पर जो दर्शन करने वालों की जो संख्या है, जब से ये कॉरिडोर बना है और अभी 1 महीने भी नहीं हुए इस नए कॉरिडोर का निर्माण हुए और लाखों की संख्या में जो भीड़ पहुंच रही है कुंभ के दर्शन में, उसमें बहुत ही आसानी हो रही है। यही है वो दिव्य भगवान श्री हनुमान का लेटे हुए हनुमान का मंदिर, जो कि विश्व में सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज की धरती पर है। हर साल जब बाढ़ आती है तो माँ गंगा यहाँ पर उनको स्नान कराने के लिए आई है। और इधर से एंट्री गेट, पहले कोई भी कॉरिडोर नहीं था, एंट्री गेट और एग्जिट गेट सब मिक्स थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अब ये केवल यहाँ पे आने का सिलसिला यहाँ देख रहे हैं, और ये जो मार्ग है बिल्कुल एग्जिट का मार्ग है। तो ये इतनी सुविधा हो रही है, लाखों की संख्या में लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से बहुत ही अच्छा प्रबंध किया जा रहा है और सभी के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। तो जो कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, फिलहाल प्रयागराज बदल रहा है। महाकुंभ से पहले जो तैयारियां की गई थी उसका असर सकारात्मक तरीके से कुंभ मेले के दौरान दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, बड़े लेटे हनुमान जी मंदिर श्री प्रयागराज धाम। और महाकुंभ मेला क्षेत्र में अनेकों प्रकार के साधु संत इस समय कल्पवास कर रहे हैं। अलग अलग भाव भंगिमाओं से वो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे ही हैं एक मौनी जी महाराज, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू संरक्षण समिति के। महाराज जी ने संपूर्ण विश्व में पहली बार 12 रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जो महाराज जी के अनुसार लगभग 7 करोड़ रुद्राक्ष के द्वारा की गई। संख्या के सही होने का दावा डीडी न्यूज़ नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी सुनने और देखने में आ रहा है वो वाकई अद्भुत और अलौकिक है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी ने।
महाकुंभ में इस समय जहां पर हम हैं, मुझे लगता है कि मैं क्या बताऊं, हमारे साथ स्वयं महाराज खड़े हुए हैं, इनसे हम ये जानकारी लेते हैं कि ये जगह क्या है और इस जगह का महत्व क्या है। भगवान देवादिदेव कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार और स्वतंत्र भारत में पहली बार इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का निर्माण महाकुंभ में हुआ है, जहाँ 7,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी हुई दुर्लभ 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन संसार के लोगों को प्राप्त हो रहा है। सभी लोगों से अपेक्षा है कि वह रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें। भगवान महाकाल की ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से लोगों के यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी चाहते हैं वह प्राप्त हो जाएगा। देव दुर्लभ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का जो फल है, या दृषि भावना जस्य सिद्धिर्भवत् तादृशी, जैसा चाहेंगे वैसा फल मिलेगा। राजार्थी को राज, पुत्रार्थी को पुत्र, धनार्थी को धन, विद्यार्थी को विद्या और मोक्षार्थी को मोक्ष। जो भी चाहिए लेकर के जाइए। अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाली भगवान शिव की ये 12 ज्योतिर्लिंग जो स्थापित है, जिनकी ऊंचाइयां 11 फीट है, जो 11 रुद्र की दृष्टि से है, चौड़ाइयां 9 फीट है, जो 9 दुर्गा की दृष्टि से है, और मोटाई 7 फीट है, जो भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक, 7 लोगों की तरह है। इसमें 12 घंटे लगाए गए, जो विजय शंखनाद करने के लिए जो घंटे हैं, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ये घंटे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जैसा महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी इसी महाकुंभ में क्यों, इससे पहले और कहीं अन्यत्र क्यों नहीं? यहाँ देवता है, देवताओं के आगमन पर शिव स्थापित है। देवता भी पूजन करेंगे, देवता भी पूजन करने आए रुद्राक्ष की मणियों का। और कहीं बनता महाराज तो देवता नहीं आते, यहाँ देवता आते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, अक्षय वट का सानिध्य, 12 माधव का मध्य, 12 ज्योतिर्लिंगों के निर्माण का संकल्प त्रिवेणी के वक्षस्थल पर भगवान भूतनाथ की कृपा से संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए बाबा विश्वनाथ की अनुग्रह प्राप्त हो। भगवान राम जहाँ से 14 वर्ष के वनवास में जाने के पहले ज्ञान प्राप्त किया है, ये वो भूमि है जहाँ भरत जी ने वैराग्य का वरदान प्राप्त किया है, और ये वो भूमि है जहाँ अमृत का पहला बूंद गिरा है। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो 7 करोड़, जैसा ये बता रहे महाराज जी, कितने हैं रुद्राक्ष? 7,51,00,000। 7 करोड़ 51 लाख। अब गिनाने की तो बात कर बहुत दूर रही, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं, हम यकीन कर रहे हैं। लेकिन देखिए चारों तरफ यहाँ पर जो है रुद्राक्षों से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए। ऐसे संतों का, ऐसे महंतों का, ऐसे मठाधीशों का, ऐसे पीठाधीशों का यहाँ पर लगातार आगमन है, और ये आगमन वाकई उनका जो आभा मंडल है, ये इस पूरे के पूरे जो माहौल है, जो वातावरण है महाकुंभ का, वो इसीलिए दिव्य हो रहा है, इसीलिए भव्य हो रहा है कि इसे तमाम आपको साधु संत चारों तरफ नजर आ जाएंगे, जो राष्ट्र के कल्याण की कामना हेतु, जो राष्ट्र की सुरक्षा के हेतु, जो राष्ट्र के जो तमाम जो विरोधी तत्व हैं उनको कुचलने के हेतु यहाँ पर अपने मंत्रों से, अपने साधना के जरिए दिव्य शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, और वो राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन सत्यप्रकाश और सहयोगी केशव के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज। महाकुंभ मेला में चारों तरफ आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा है, धर्म जागरण को लेकर प्रवचन भी चल रहे हैं। ऐसे में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था की तरफ से सनातन ने स्वर्णिम भारत के विषय पर एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें चलचित्र, छायाचित्र और 200 से अधिक मूविंग मॉडल्स भी दिखाए गए। देखिए हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी की एक और रिपोर्ट। सनातन से स्वर्णिम भारत के संकल्प को सिद्धि तक की यात्रा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय भी अपना योगदान कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति को सामान्य तरह से आध्यात्मिक ज्ञान को दिया जाए, इसमें ब्रह्मा कुमारी की ये प्रदर्शनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। महाकुंभ में इस वक्त मैं ब्रह्मा कुमारीज ने जो स्वर्णिम भारत का ज्ञान कुंभ यहाँ पर लगाया हुआ है, सनातन से ही स्वर्णिम भारत का निर्माण होगा, इस आकांक्षा के साथ, इस अपेक्षा के साथ और इस मनोयोग के साथ यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। निश्चित तौर पर वो देखने वाली है। तो चलिए देखते हैं वो प्रदर्शनी और जानते हैं क्या कुछ महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारीज के इस प्रदर्शनी में है। प्रदर्शनी में लेजर लाइट शो, होलोग्राम के अतिरिक्त कई और माध्यमों के जरिए कलयुगी जीवन और सतयुगी जीवन में न केवल अंतर दिखाया गया है, बल्कि ये भी बताया गया है कि जीवन में आध्यात्मिकता को आत्मसात करके कैसे सुखमय बनाया जाए।
इस प्रदर्शनी की थीम है कि हम भारत को स्वर्णिम कैसे बनाएं। जैसे कि हम सभी का लक्ष्य रहता है कि राम राज्य कैसे आए, तो उसी थीम पर यहाँ पर सारी प्रदर्शनी बनाई गई है, जिसमें आप देखेंगे कि कई स्टॉल्स के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करें, क्योंकि उन्हीं की कमी से आज मनुष्य जो है वो पशु के समान हो गया है, जानवर के समान हो गया है। लेकिन यदि हम मूल्यों को धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं से हम देवत्व की ओर बढ़ेंगे। पिछले कई महीनों के निरंतर परिश्रम और कई भाई बहनों के अथक प्रयास से इस प्रदर्शनी पंडाल को न केवल भव्य रूप दिया गया, बल्कि इसके पीछे के निहित उद्देश्य को भी चरितार्थ किया गया। 28 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक निरंतर गतिशील रहे हम लोग, रात और दिन। इसमें कई टीम्स लगी। महाराष्ट्र बॉम्बे से लगभग 50-60 भाई बहन आए जो लगे, और भिलाई से हमारे भाई बहन आए, वो भी लगभग 40-50 के आसपास थे। और प्रयाग की धरनी में पीछे से सहयोग करने वालों की भी संख्या ऐसे ही रही होगी। लगभग अच्छी तरह से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिनका भौतिक स्वरूप तो अलग दिखता है लेकिन उसका आध्यात्मिक जो अर्थ है वो बहुत अलग होता है। और ऐसी कई पंडाल हो सकते हैं जहां पर कुछ आपको नया देखने को मिले। कैमरामैन सत्यप्रकाश और सहयोगी केशव के साथ मैं मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज़, संगम क्षेत्र से। और महाकुंभ को दिव्य, भव्य और स्वच्छ रूप देने के संकल्प को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता साफ दिखाई देती है। महाकुंभ में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। गंगा की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कचरा प्रबंधन की ओर से प्रभावी व्यवस्था है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने हेतु प्रशासन तत्पर है और इस कार्य को संभव बना रहे हैं दिन रात कार्य कर रहे सफाई कर्मी। मन में सेवा भाव लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे ये सफाई कर्मी संगम की स्वच्छता और शुचिता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फूल डाल जाते हैं, नारियल वगैरह है, अगरबत्ती वगैरह सब फूल सब डाल देते हैं, पन्नी वन्नी उन्हीं की सफाई करते हैं। जिम्मेदारी साफ सफाई करने के लिए साफ सफाई करते हैं। यहाँ पे 24 घंटा काम करते हैं। महाकुंभ में आए विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ में स्वच्छता की प्रशंसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रयागराज में महाकुंभ बहुत ही सुंदर है, सड़कें भी साफ हैं, साथ ही वहां आए बाकी श्रद्धालु भी बहुत मिलनसार हैं। It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of. Very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. महाकुंभ में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के साथ ही उसके विकल्प के रूप में दोने पत्तल, कुल्हड़, जूट और कपड़े के थैलों आदि जैसे प्राकृतिक उत्पाद बड़े स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के 28 जिलों सहित बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। ये गंगा सेवा दूत महाकुंभ में स्वच्छता के साथ ही मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाएंगे और किसी तरह की गंदगी या गड़बड़ी पाए जाने पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ITC सिस्टम के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मेला प्रशासन ने करीब 1.5 लाख शौचालय और 10,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों की तैनाती की है। महाकुंभ के दौरान प्रतिदिन 390 मीट्रिक टन और 45 दिनों में 17,550 मीट्रिक टन कचरा उत्पादित होने का अनुमान है। यहाँ प्रत्येक कूड़ेदान 25-25 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कचरे को इकट्ठा करने के लिए GPS से लैस 120 टिपर वैन और 40 कॉम्पैक्टर ट्रक की व्यवस्था भी की जाएगी। टिपर वैन और कॉम्पैक्टर ट्रक दिन में 3 बार मेला परिसर से कचरा इकट्ठा करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट तक पहुंचाएंगे। शौचालय की स्वच्छता के लिए जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। साथ ही सेसफुल ऑपरेशन प्लान भी तैयार किया जा चुका है, जिसकी सहायता से तय स्थानों पर अपशिष्ट का उचित निपटान किया जा रहा है। शौचालय में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए QR कोड के माध्यम से प्रबंधन और निगरानी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शहर की स्वच्छता की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। महाकुंभ के दौरान स्वच्छ कुंभ कोष के तहत सभी सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत किया गया है और उनके लिए जीवन बीमा पॉलिसियों की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक सफाई कर्मचारी के लिए स्वच्छता कॉलोनी बनाकर आवास की व्यवस्था भी की गई है
और उनके बच्चों के लिए आंगनवाड़ी और स्कूल बनाए गए हैं। प्रतिदिन के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी का सीधा बैंक हस्तांतरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। इन स्वच्छता कर्मियों, गंगा सेवा दूतों और नाविकों को सेफ्टी किट और सफाई मित्र सुरक्षा बीमा योजना के सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। धर्म और आस्था के साथ ही इस महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे यहाँ हर श्रद्धालु को स्वच्छता का अनुभव हो और उनके जरिए पूरे देश दुनिया में स्वच्छता का संदेश जाए। स्वच्छता को बनाए रखने में सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, ताकि जो भी महाकुंभ में आए उसे महाकुंभ की धरती पूरी तरह साफ सुथरी मिले। इसका एक ये भी संदेश है कि अगर इतने बड़े महाकुंभ में जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं उसको साफ सुथरा रखा जा सकता है, तो आप अपने आसपास भी सफाई रख सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सिद्धार्थ भारद्वाज और रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधुनिक, उभरते हुए और गहन टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स में लगातार इजाफा हो रहा है। आईआईटी बॉम्बे के 3 ग्रेजुएट्स की एक टीम ने दुनिया के अग्रणी स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स में से एक वाई कॉम्बिनेटर से $5 लाख अमेरिकी की फंडिंग हासिल कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये फंडिंग स्टार्टअप वसेरा को वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के परीक्षण और मूल्यांकन में क्रांति लाने में सक्षम बनाएगी। देखिए स्टार्टअप से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप तंत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी। पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 9 वर्षों में 400 से बढ़कर 1,57,000 और फंडिंग 14 गुना बढ़कर $115 अरब के पार पहुंची है। इसी कड़ी में आईआईटी बॉम्बे के 3 स्नातकों की एक टीम ने दुनिया के अग्रणी स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स में से एक वाई कॉम्बिनेटर से $5 लाख की फंडिंग हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये फंडिंग स्टार्टअप वसेरा को वॉइस एआई तकनीक के परीक्षण और मूल्यांकन में क्रांति लाने में सक्षम बनाएगी। वसेरा का लक्ष्य वॉइस एआई सिस्टम के परीक्षण को स्वचालित करके बाजार में एक महत्वपूर्ण अंतर को दूर करना है। ये प्लेटफॉर्म कंपनियों को वॉइस एजेंटों की सटीकता और दक्षता में सुधार करने में मदद करता है, जिससे परीक्षण पर खर्च होने वाले मैनुअल घंटों में कमी आती है और मानवीय त्रुटियों को कम किया जाता है। वसेरा टीम को उम्मीद है कि वो उद्योग में विश्वसनीय वॉइस एआई परीक्षण के लिए एक नया मानक स्थापित करेगी। हमारी टेक्नोलॉजी वॉइस एआई टेस्टिंग व ऑटोमेशन में विशेषज्ञता रखती है। हमारी तकनीक से कंपनियां रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अपने वॉइस एआई एजेंट्स को टेस्ट कर सकती हैं, जिससे मैनुअल टेस्टिंग में लगने वाले समय और गलतियों की संभावना दोनों कम हो जाती हैं। इससे स्टार्टअप्स अपने सॉल्यूशन को तेजी से मार्केट में ला सकते हैं और कस्टमर को बेहतर अनुभव दे सकते हैं। वाई कॉम्बिनेटर से मिलने वाली फंडिंग से वसेरा स्टार्टअप की वृद्धि और विस्तार में तेजी आएगी, जिससे ये वैश्विक स्तर पर ज्यादा कंपनियों तक पहुंच सकेगा। वसेरा को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से गेम चेंजिंग इनोवेशन का समर्थन करने के लिए वाई कॉम्बिनेटर की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है। वॉइस एआई परीक्षण के मानकों को फिर से परिभाषित करने में वसेरा एक नया कीर्तिमान गढ़ने के लिए तैयार है और दुनिया भर के उद्योगों में अधिक कुशल, सटीक और विश्वसनीय एआई प्रणालियों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रतिबद्ध है। वॉइस एआई तकनीक तेजी से आवश्यक होती जा रही है और इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे स्टार्टअप्स की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात गणतंत्र दिवस की, जिसके अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान कर्तव्य पथ में हिस्सा लेंगे। कड़कड़ाती ठंड के बीच भी आरपीएफ के जवान जोश और जुनून से तैयारियों में जुटे हैं। देश भर में आरपीएफ के जवान मुस्तैदी के साथ यात्रियों और रेलवे संपत्ति की रक्षा में अपना अहम योगदान देते हैं। गणतंत्र दिवस और गुम्ब की तैयारियों पर रेलवे सुरक्षा बल के आईजी
सुमति शांडिल्य से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। आइए आपको सुनवाते हैं। आरपीएफ के जो आईजी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बार कंटिजेंट में क्या खास होने वाला है और किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं? हमारा मार्चिंग कंटिजेंट 144 स्ट्रॉन्ग है, जिसमें 3 सब कंटिजेंट कमांडर में से 2 सब कंटिजेंट कमांडर्स महिलाएं हैं और जो हमारा बैंड कंटिजेंट है ये 88 स्ट्रॉन्ग बैंड कंटिजेंट है। इसमें दोनों सब कंटिजेंट कमांडर्स हमारी महिलाएं हैं। हम बैंड कंटिजेंट जो हमारा मूव करेगा, हमारे लोग जो मार्च करेंगे वो सारी स्वदेशी ट्यूनों में मार्च करेंगे। हम करीब 2 महीने से लगातार इस परेड की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो तैयारी करी थी वो करीब नवंबर महीने से हमारी शुरू हो गई थी और उसके बाद हमारा जो यहाँ पर बटालियन है वहाँ का जो परेड ग्राउंड है वहाँ पे लगातार तैयारियाँ हुई और दिसंबर लास्ट से हम लोग कर्तव्य पथ पे आकर के और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आरपीएफ जो है पूरे देश में जहाँ पे रेलवे है काफ़ी बड़ा काम कर रही है और कुंभ में भी इस बार आरपीएफ अपना रोल निभा रही है, तो किस प्रकार से अपना रोल वहाँ पर निभा रहे हैं? पिछले साल 2024 में करीब 13,000 से ऐसे निराश्रित बच्चों की रक्षा की, सुरक्षा की, जो कि भटकते हुए स्टेशन पे आ गए थे, जिनके साथ कोई एडल्ट नहीं था और अगर उनकी सुरक्षा नहीं की जाती तो उनके साथ कुछ और हो सकता था। इसके अलावा हमने करीब 700 से अधिक बच्चे जो कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स के चंगुल में फंस गए थे, उनको भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स के चंगुल से निकाला। करीब 250 के आसपास, 230 के आसपास ह्यूमन ट्रैफिकर्स को भी गिरफ्तार करके उनको पुलिस को सौंपा। नशे के खिलाफ हमारा लगातार मुहिम हमारी चलती रहती है। पिछले वर्ष हमने करीब 60 करोड़ के नशीले पदार्थों की जब्ती करी और करीब 1000 से अधिक नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया। हमारे लोग अपनी जान पे खेल करके और हमारे जो रेल यात्री होते हैं जो कि हड़बड़ी में रेलवे चलती ट्रेन से चढ़ते हैं, उतरते हैं और इस बीच में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में आने से उनकी जान भी जा सकती है। इन सारे मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हैं और पिछले वर्ष ऐसी 3000 जिंदगियां हमने बचाई। हमारे 6000 से ज़्यादा अधिकारी और जवान इस महाकुंभ के थिएटर में तैनात हैं, लगातार लगे हुए हैं, यात्रियों की सहायता कर रहे हैं। जो उसमें कुछ इंजर्ड हो जाते हैं स्टेशनों पे, उनकी सहायता करते हैं। जो बच्चे बिछड़ जाते हैं उनको उनके परिवार से मिलाते हैं और इस प्रकार लगातार सहायता करके और ये इंश्योर करेंगे कि जो यात्री हैं, जो आए हैं श्रद्धालु स्नान करने, वो स्नान करके अपने गंतव्य तक वापस सुरक्षित पहुँच जाए। तो आरपीएफ के ये रणबांकुरे जो है वो तैयार हैं और अपना जो रण कौशल है उसको दिखाने के लिए। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, कर्तव्य पथ। और पर्यटन के लिहाज से राजस्थान दुनिया के नक्शे पटल पर अपनी खास पहचान रखता है। राज्य के भजनलाल सरकार यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने पर लगातार प्रतिबद्ध है। क्या है वो प्रयास, देखिए इस रिपोर्ट में और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 बनाने की कवायद। राजस्थान को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश। पर्यटकों को यूनिक और अद्भुत अनुभव दिलाने की दिशा में किया जा रहा है काम। राजस्थान पर्यटन का सिरमौर बनने के लिए पर्यटन क्षेत्र में करेगा वैल्यू एडिशन। राजस्थान हमेशा से विदेशी सैलानियों की पहली पसंद। पर्यटन से रोजगार उपलब्ध करवाने में राजस्थान सबसे बेहतरीन उदाहरण। मेहमान नवाजी राजस्थान की बरसों पुरानी परंपरा है। यहाँ पधारो हमारे देश का स्लोगन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। दशकों से सैलानी यहाँ के ऐतिहासिक वैभव और राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने आते हैं। मौजूदा बीजेपी सरकार यहाँ के पर्यटन क्षेत्र पर विशेष जोर दे रही है। यहाँ पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को व्यवस्थित और सुनियोजित करने पर सरकार का खूब फोकस दिखाई दे रहा है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों के मन में राजस्थान के पर्यटन और यहाँ की सेवाओं की खूबसूरत तस्वीर हमेशा के लिए जहन में बस जाए। यही वजह है कि पर्यटन विभाग की ओर से कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। होटल उद्यमियों, ट्रैवल एजेंसीज, टूरिस्ट गाइड को विशेष रूप से अपडेट किया जा रहा है और उनसे इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी लिए जा रहे हैं। टूरिस्ट गाइड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, होम स्टे ओनर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे क्या है कि बहुत कुछ सजेशन, सुझाव हमको भी मिलते हैं और हमारे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग भी इनको कन्वे करना चाहते हैं। तो वो एक इंटरेक्शन का बहुत अच्छा माध्यम आज बनने वाला है।
राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए प्रधानमंत्री विशेष रुचि रखते हैं। कई बार राजस्थान आगमन पर पीएम ने इसका जिक्र किया है। राजस्थान सरकार भी पर्यटन क्षेत्र में टूर ऑपरेटर, होम स्टे मालिक, होटल, पर्यटक गाइड और ड्राइवर्स तथा पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों को बेहतर प्रशिक्षण से उनकी क्षमता संवर्धन के लिए जुटी है। इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवर लोगों के कौशल निखारने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को खुद फेडरेशन ऑफ होटल टूरिज्म एंड रेस्टोरेंट ने भी सराहा है। टूरिज्म के जितने प्रयास हो रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रयास है और उस वजह से पर्यटन बहुत बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब हम डोमेस्टिक टूरिज्म पे भी उतना ही ध्यान दें। इनबाउंड टूरिज्म थोड़ा सा कम हुआ है। इनबाउंड टूरिज्म के ऊपर डिपार्टमेंट बहुत ध्यान दे रहा है। इंटरनेशनल मार्ट्स हो रहे हैं, उसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन हो रहा है। राजस्थान सरकार का कहना है कि पर्यटन क्षेत्र में वैल्यू एडिशन किए जाएंगे, साथ ही प्रदेश में नए पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 बनाने के लिए राजस्थान सरकार खास तौर पर जुटी हुई है। यहां आने वाले सैलानियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और सेवाएं मिल सके, इस बात पर सरकार का खास फोकस नजर आया है। इससे सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहां के पर्यटन को नई गति और नई दिशा मिल सकेगी। कैमरा पर्सन हनुमान जायसवाल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर।